So hello everyone. Today we are going to discuss the Born-Oppenheimer approximation. This is the topic of master degree standard. आज के बारे में हम complete information का basics क्या हैं, उसकी assumptions क्या हैं, उसके behind theory क्या है, ठीक है, उससे क्या क्या हम मीन्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब हम आज करेंगे. ठीक है, तो बी विद मी. हो सकता है 1 घंटा लग जाए या मोर देन दैट, बट हम मतलब बोर्न ओपनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के बारे में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी, वो आज सॉल्व हो जाएगी अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. तो पहली बात कि बोर्न ओपनहेमर अप्रॉक्सीमेशन जो है, इट इज़ द बेस्ट नोन मैथमेटिकल ऑपरेशन इन मॉलिक्यूलर डायनामिक्स. जितने भी अप्रॉक्सीमेशन है ना, उनमें बेस्ट नोन मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्रॉक्सीमेशन है. इसमें रिजल्ट जो है ऑलमोस्ट सेम मिलता है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू से, है ना. और स्पेसिफिकली इसमें जो एजम्पशन है वो ये है, जो वेव फंक्शंस हैं इसके किसी मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स. जो वेव फंक्शंस होते हैं ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स, मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी देता हूँ साथ में, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना, कि आपको नोट्स भी चाहिए ना साथ में. तो वेव फंक्शन जो हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई के और इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल में, अब ये बोलता है कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली, मतलब उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. देखो, मॉलिक्यूल में तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई होंगे ही, है ना. तो मॉलिक्यूल में उसका वेव फंक्शन तो मॉलिक्यूल का होगा ना, पूरे मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन होगा. बट बोलता है कि मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस को हम एटॉमिक न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन में सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं. और क्यों ऐसा, उसने उसके लिए बेस क्या बनाया, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो न्यूक्लियाई है, यू नो, दे आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है और न्यूक्लियर मोशन है मॉलिक्यूल में, दैट कैन बी सेपरेटेड. उसने बेस किसका लिया कि जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, तो उनके जो मूवमेंट वो क्या होगी, स्लो, है ना. और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, रिलेटिवली फास्ट. तो अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसिडर करें तो न्यूक्लियस का जो रिलेटिव मोशन है, दैट इज ऑलमोस्ट जो है वो हम मान सकते हैं कि न्यूक्लियाई आर स्टेशनरी. उसने ऐसा जो है अप्रोक्सीमेशन की. ठीक है ना. तो क्या था फैक्ट कि न्यूक्लियाई जो हैं, और पूरा बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन इसी का बेस है. मतलब ये आपको समझ में आ गया, इसका मतलब कि आपको पूरा बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया कि उसने एटॉमिक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव फंक्शंस था उसको सेपरेट किया. ठीक है, और किस बेस पे सेपरेट किया कि जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर मच हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन. तो अगर न्यूक्लियाई हैवियर होते हैं देन द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड द न्यूक्लियर मोशन in molecules can be separated. ये उसका मेन फंडा था. ठीक है, तो उससे क्या होगा, इट लीड्स टू द मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशंस एंड न्यूक्लियर पोजीशंस. इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन होगा वो हम इलेक्ट्रॉन पोजीशन और न्यूक्लियर पोजीशन की टर्म्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं. ये जो अप्रोच थी, ये मैं लिख ही देता हूं. इट लीड्स टू
a molecular wave function इसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एंड न्यूक्लियर पोजीशन। ठीक है, मतलब बाद में उसने क्या किया, जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन है उसको दो तरह से ले लिया, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन और न्यूक्लियर वेव फंक्शन। ठीक है ना, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो अप्रोच है इट इज नेम्ड आफ्टर, ठीक है ना, बॉर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन। तो दो साइंटिस्ट है ये, मैक्स बॉर्न एंड जे रॉबर्ट ओपेनहेमर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था ये अप्रोच, क्या, इन 1927। ये तो स्टार्टिंग पीरियड था क्वांटम मैकेनिक्स का। उस अर्ली पीरियड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये प्रपोज किया था, और इस अप्रोक्सीमेशन से इतना फ़ायदा हुआ कि कैलकुलेशन बहुत कम हो गई। मैं आगे समझाऊंगा आपको नंबर की टर्म में कि कितने स्टेप्स कम कर दिए उन्होंने। ठीक है, कितनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पीड अप कर दिया प्रोसेस को। ये अप्रोक्सीमेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में इट इज़ वाइडली यूज्ड टू स्पीड अप द कंप्यूटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस। और बाकी प्रॉपर्टीज किसके लिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस अप्रोक्सीमेशन फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स, कि लार्ज मॉलिक्यूल्स में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियाई बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टेप्स भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लिया सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं, बेंजीन। तो नहीं बोल सकते, बट मतलब कि अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना, तो उसमें से भी हमने बेंजीन लिया। अब बेंजीन की बात करोगे तो इसमें कितने न्यूक्लियाई हैं, ऑब्वियसली यू नो, 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, तो 12 न्यूक्लियाई। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक कार्बन में कितने होते हैं, 6, 6 6 जा 36, है ना, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू 1, तो टोटल हो गया 42। तो 42 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, 12 न्यूक्लियाई है, 42 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन करो तो उसमें जो जब एनर्जी लेवल्स या वेव फंक्शंस इस मॉलिक्यूल के हम फाइंड आउट करें, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, आइगन इक्वेशन, है ना, इन 3D, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के वो कितने होंगे, देखो 12 न्यूक्लियाई, हर कितने होते हैं, 3, है ना, 3 3D में 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, XYZ, और वैसे ही 3 इंटू 42 इलेक्ट्रॉन्स के, तो टोटल कितने हो गए, 36 जो है न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स और 126 इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स, और वी कैन से वेरिएबल्स। तो इसका मतलब 162 जो हैं वेरिएबल्स होंगे फॉर द मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन। तो ये मॉलिक्यूल होगा कि वेव फंक्शन के लिए जो टोटल वेरिएबल्स होंगे वो होंगे बेटा 162। तो कंप्यूटेशन पावर जो रिक्वायर्ड होगी टू सॉल्व दिस आइगन वैल्यू इक्वेशन इंक्रीजेस, है ना, फास्टर देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब 160 नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हम एक अप्रोक्सीमेशन करें तो कितने स्टेप्स चाहिए को सॉल्व करने के लिए, जनरली जो है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 162 का स्क्वायर, मतलब कि टोटल जो स्टेप्स चाहिए, अगर 162 का स्क्वायर करूं तो 26,244 हाइपोथेटिकल
कैलकुलेशन स्टेप्स चाहिए हमें। ठीक है, अब इतने स्टेप्स चाहिए, है ना। बट अगर हम अप्लाई करें बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो कितने स्टेप्स यूज करेंगे? दो स्मॉलर कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स कैन बी यूज्ड। पहले, फॉर अ गिवन पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई की पोजीशन को फिक्स कर दे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना। और इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ मैं क्या बोला था कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन अलग लिखेंगे, न्यूक्लियर वेव फंक्शन अलग कर देंगे मॉलिक्यूलर का, है ना। तो गिवन पोजीशन जो होगी न्यूक्लियाई की, उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे, है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा हमें, हम जो न्यूक्लियाई हैं दे आर ट्रीटेड एज स्टेशनरी। न्यूक्लियाई को हम उस वक्त क्या मान लेंगे, स्टेशनरी, है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन की डायनामिक्स के साथ कपल नहीं करेंगे। तो अब जो अपना जो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, तो कितने हो जाएंगे, 12। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 12 न्यूक्लियाई हैं, उनकी 12 पोजीशंस होंगी, और हम बोल रहे हैं कि वो मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 12 न्यूक्लियाई की पोजीशन पे ही वेरी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन जो है उसको हम रिपीट करेंगे अदर पॉसिबल पोजीशंस ऑफ द न्यूक्लियाई के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्हीं पे ही काम करेंगे, है ना, सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स पे। तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, है ना। और अगर हम मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको सेपरेट कर दें और सिर्फ न्यूक्लियाई को कंसिडर करें, सिर्फ न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियर वेव फंक्शन की बात करें, तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा, 36, 3 × 12, है ना। तो 36, ये मैंने 12 इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर पोजीशंस हैं, ये जो लिखा है ना मैं 12 का मतलब सिर्फ 12 न्यूक्लियर पोजीशंस की बात हो रही है ना। बट दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं एक न्यूक्लियर पोजीशंस की बात करूँ, है ना, तो टोटल न्यूक्लियर पोजीशंस कितनी होंगी, एक न्यूक्लियस के 3 कोऑर्डिनेट्स, तो 12 3 जा 36, तो 36 ग्रिड से हो जाएगा काम, है ना। और इससे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज आएगी इन ग्रिड से, ये हैं पॉसिबल, ये 36 के हैं, पॉसिबल न्यूक्लियर पोजीशंस, है ना, कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज जो है ये इतने ग्रिड है ना, इन पे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आएगी आर कनेक्टेड टू गिव अ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस फॉर द न्यूक्लियाई। तो इनके बेस पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आएगी, अगर उनको कनेक्ट कर दें हम तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस मिलेगा पूरा फॉर द न्यूक्लियाई, ठीक है। अब मैंने जो मैथमेटिक्स की बात की थी, अगर मेरे पास टोटल हो, देखो मैं सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करता हूँ, अगर मेरे पास, मैं दोनों को कंसिडर करूँ, दोनों कौन से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई सबकी कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, तो कितने स्टेप्स थे, इतने, ठीक है। अब मैं उसको सेपरेट करता हूँ, सेपरेट करता हूँ इलेक्ट्रॉन के अलग और न्यूक्लियाई के अलग,
तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कितनी है, 126 कोऑर्डिनेट्स है, तो कितने 15,876 स्टेप्स हो जाएंगे, है ना। और जो कितने ग्रिड है, मतलब कितने न्यूक्लियाई हैं, तो इंटू एन हो जाएगा, 15,876 इंटू एन हो जाएगा। एन मीन्स कि हर पोजीशन के लिए आएगा ना अलग अलग, यहाँ जैसे 12 पोजीशंस थी, है ना, तो इंटू एन हो जाएगा। और 36 जो है, अगर मुझे सिर्फ 36 लेने हो, कौन से, जो अपने न्यूक्लियाई की पोजीशंस है सिर्फ, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के लिए इतने स्टेप्स, और न्यूक्लियर वेव फंक्शन के लिए ओनली 1296 स्टेप्स कैन बी परफॉर्म्ड। तो इस तरह से हम अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये ही काम है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का, मतलब ये मेन पार्ट है इसका। क्या पार्ट है कि अगर मैं न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को इकट्ठा कंसिडर करता हूँ, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन लेता हूँ, तो मुझे 26,244 स्टेप्स हाइपोथेटिकल स्टेप करने पड़ेंगे फॉर कैलकुलेशन। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन फॉर गिवन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन अलग कर देता हूँ और न्यूक्लियर वेव फंक्शन अलग कर देता हूँ, तो फिर क्या होता है कि हर न्यूक्लियाई के लिए, है ना, हर न्यूक्लियाई मीन्स हर गिवन पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, एवरी न्यूक्लियर पोजीशन जब मैं फिक्स कर देता हूँ एक जगह पे न्यूक्लियाई की पोजीशंस, तो मुझे इतने स्टेप्स में ही जो वैल्यू मिल जाएगी। तो इन प्रैक्टिस क्या होता है कि जो प्रॉब्लम स्केलिंग ऑफ द प्रॉब्लम है इज लार्जर देन एन स्क्वायर, बट मैं एन स्क्वायर ऐसे मान रहा हूँ कि इतना स्टेप्स तो होंगे ही होंगे। तो जितने अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन करने से क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे, डायमेंशंस कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो जाएंगे, और उससे हमें जो कैलकुलेशन में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। और रिजल्ट भी इसमें क्या होते हैं, रिजल्ट मतलब ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आती है आपको, रिजल्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब बिल्कुल आपको एक्यूरेट रिजल्ट ही मिलते हैं, है ना। तो इसलिए बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो था वो बहुत ही, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक यूजफुल मेथड था इन क्वांटम मैकेनिक्स टू डू द कैलकुलेशन फास्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट, इसमें मैंने आपको फायदा उसका बताया कि क्या फायदा होता है और उसका बेसिक क्या है। बेसिक इतना सा है क्योंकि न्यूक्लियाई हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए न्यूक्लियाई क्या होते हैं, स्लगिश, वो स्लो चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन को और न्यूक्लियर वेव फंक्शन को के टर्म में हम किसको लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन को हम उसकी टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कि टोटल वेव फंक्शन जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन इनटू न्यूक्लियर वेव फंक्शन, और उसका बेसिस क्या है कि न्यूक्लियाई जो है दे आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इन मैथमेटिकल टर्म्स जो साई टोटल है, साई टोटल मीन मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, so that is equal to इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, है ना, इनटू न्यूक्लियर वेव फंक्शन। उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो अगर हमने वेव फंक्शन को सेपरेट कर दिया है, तो दिस एनेबल्स द सेपरेशन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एज वेल इनटू इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर टर्म्स। यहाँ पे हम क्रॉस टर्म्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई की आर नेग्लेक्टेड। तो दो स्मॉलर और डीकपल्ड सिस्टम्स कैन बी सॉल्व्ड एफिशिएंटली। इससे क्या होगा, दो सिस्टम बन गए, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक न्यूक्लियर सिस्टम, है ना, दोनों डीकपल हो गए, है ना। इनको हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं।
और अप्रोक्सीमेशन जो है इट इज़ क्वाइट गुड फॉर ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि उनमें क्या होगा, जैसे मान लिया H2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, है ना, न्यूक्लियाई ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर वो 1 पिकोमीटर जो है मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियाई में वो कितना होगा, स्पीड्स थ्रू 1000 पिकोमीटर। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन 1 पिकोमीटर मूव करता है तो जो होगा ना इलेक्ट्रॉन, समझिए न्यूक्लियाई अगर 1 पिकोमीटर मूव करता है H2 मॉलिक्यूल में, है ना, मूव थ्रू ओनली 1 पिकोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट मूव थ्रू और स्पीड अप थ्रू 1000 पिकोमीटर। तो जो एरर है ऑफ एज्यूमिंग कि न्यूक्लियर आर स्टेशनरी इज स्मॉल। क्या मैंने बोला, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, न्यूक्लियाई को स्टेशनरी मानने की ट्राई कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो जो एरर है ऑफ एज्यूमिंग न्यूक्लियाई आर स्टेशनरी इज स्मॉल। समझाए तो जहां तक। बट जो एक्सेप्शंस हैं इस अप्रोक्सीमेशन वैलिडिटी के लिए वो क्या होते हैं, जैसे एक्साइटेड स्टेट्स हैं, है ना, मतलब मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट्स हैं तो उसमें वाइब्रेशनल ज़्यादा होंगी, मूवमेंट थोड़ी फास्ट होगी। और क्या हो सकता है, ग्राउंड स्टेट ऑफ कैटायंस, या तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तब उसमें एक्सेप्शन ज़्यादा हो सकती हैं। या कब हो सकता है, जब हम ले लें किसकी, ग्राउंड स्टेट किसकी, तब उसमें एक्सेप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, और दोनों स्पीशीज जो है यू नो एक्साइटेड स्टेट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ग्राउंड स्टेट जो कैटायन की है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन कंसीडरिंग फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, ऑब्वियसली इसमें एक्साइटेशन होगी, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में तो एक्साइटेड स्टेट ही यूज होती है ना। तो इनमें ये दोनों तरह के स्पीशीज यूज होते हैं, तो वहां पे अप्रोक्सीमेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हो सकती हैं। बट अगर ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल का लेते हैं तो एरर इज मिनिमम। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, अभी मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि वो न्यूक्लियाई को एज्यूम करता है स्टेशनरी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियाई होते हैं हैवी, और उस वजह से न्यूक्लियर मोशन को वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन से सेपरेट कर रहा है ना। तो जो मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन है उसको वो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन और न्यूक्लियर वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के टाइप में लिख रहा है। दैट इज ओनली बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। और अब ये बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो है, इट अलाउज अस टू सिलेक्ट एन इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन in a diatomic molecule and then to solve the Schrödinger equation for the electrons at that nuclear separation। देखो पहले एक न्यूक्लियर सेपरेशन पे हमने एनर्जी फाइंड आउट कर ली, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व कर दी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरी जगह पे सेपरेट कर दी। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग न्यूक्लियर पोजीशंस पे जो सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब कि उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी फाइंड आउट करने से हम फिर उसको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले ली आर, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, है ना। और अलग अलग पोजीशन के लिए एक न्यूक्लियर यहाँ रखा, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, और दूसरा न्यूक्लियर इधर मतलब दूर है, तब उनकी जो एनर्जी है ऑलमोस्ट क्या होगी, ज़ीरो, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
मतलब उस सिस्टम की एनर्जी जब उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, तब हमने एनर्जी क्या ले ली उसकी, जीरो। जीरो नहीं होगी वो, बट हमने एज्यूम कर ली कि वो जीरो है। तब जब वो पास आएंगे न्यूक्लियाई तो उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। कम होते 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 एक टाइम आएगा जब हो जाएगी मिनिमम, और फिर एकदम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो आया यहां पे मिनिमम आ गया, ये इसको बोलते हैं टीई। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वेयर एनर्जी इज मिनिमम, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये कैसे प्लॉट करते हैं हम, समझाया कि बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन ले लेते हैं अलग अलग। मान लिया इतनी इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन ले ली, फिर इतनी ले ली, अलग अलग ले ली, है ना, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशंस। ठीक है, और अलग अलग इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन जो है इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, फिर हमने उसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एट दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर सेपरेशन। और फिर हमने पहले इतनी सेपरेशन, फिर डिफरेंट सेपरेशन ली, फिर और अलग सेपरेशन ली, और रिपीट करते गए कैलकुलेशन को। इन दिस वे वी कैन एक्सप्लोर हाउ द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल वेरीज विद बॉन्ड लेंथ, है ना, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विद एंगल टू, है ना, ऑब्टेन अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कर्व अपने पास आ गया। ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है, जो स्टेशनरी न्यूक्लियाई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी न्यूक्लियाई इज जीरो, है ना। अब once this curve has been calculated and determined experimentally by using spectroscopic techniques, we can identify the equilibrium bond length। मैंने बताया अभी आपको, हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। तो व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, या इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन एट द मिनिमम ऑफ द कर्व। ये कर्व का मिनिमम है ना। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो, देखो याद रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू bond dissociation energy E naught, is closely related to the depth DE, है ना, of the minimum below the energy of the infinitely widely separated and stationary atoms। तो ये जो dissociation energy होती है, that is equal to DE minus DE माइनस, है ना, ये जो DE, देखो ये टोटल DE है, बट एक्चुअली ये जो है D नॉट नहीं है। D नॉट कहां से स्टार्ट होता है, देखो ये 0 पॉइंट एनर्जी है, क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी। किसकी 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। और जो 0 पॉइंट ये वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द होती है ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट हैज सम वैल्यू, और वो 0 पॉइंट एनर्जी ले लेते हैं हाफ एच बार ओमेगा, है ना। अब ये ओमेगा क्या है, ओमेगा इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड, है ना। और ओमेगा आपको पता है 2 पाई न्यू होता है, तो एच अपॉन 2 पाई, तो एच न्यू हो गया एक किस्म का। पर हम इसको, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी है इसको, इसलिए हम इसको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी,
उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम अलग अलग न्यूक्लियाई की पोजीशन पे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है फॉर द इलेक्ट्रॉन वो सॉल्व कर रहे हैं, और उससे जो एनर्जीज आ रही हैं उनको हमने प्लॉट किया है, और ये पोटेंशियल एनर्जीज है ना। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है स्टेशनरी न्यूक्लियाई की क्या ले ली है, जीरो। अप्रोक्सीमेशन यही तो किया हमने, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय यूजिंग बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, है ना। ओके, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया। इसमें पहले हमने साई टोटल को साई इलेक्ट्रॉनिक और साई न्यूक्लियर की टर्म में ले लिया, ठीक है, और फिर हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड आउट की इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि हमने न्यूक्लियर वेव फंक्शन को, न्यूक्लियर पोजीशंस को क्या ले लिया, स्टेशनरी, ठीक है। ओके, नाउ हम मॉलिक्यूल के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, पूरी ट्रीटमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। और तो डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ अब, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के लिए डेरिवेशन, कि कैसे हम उसको सेपरेटली लिखते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व इलेक्ट्रॉनिक, क्या सॉल्व करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। तो अभी तक हमने जो किया उसके अकॉर्डिंग हमने पहले ये फाइंड आउट किया कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन जो है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन और न्यूक्लियर वेव फंक्शन के प्रोडक्ट के टाइम में लिख सकते हैं। फिर हमने किया कि अगर हम न्यूक्लियर की पोजीशन को फिक्स कर दें, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करें, तो हमारे पास अलग अलग एनर्जी की वैल्यूज आएंगी, और इन एनर्जीज की वैल्यूज को अगर प्लॉट कर दे अगेंस्ट इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व आ जाता है, और उससे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हैं। बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है इज नॉट इक्वल टू द डेप्थ, मतलब मिनिमा के बराबर नहीं होगा वो, दैट इज टोटल डेप्थ माइनस क्या था, 0 पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल और ऑफ द एटम्स ऑफ द बॉन्ड, मतलब बॉन्डेड एटम्स, है ना। तो उसके हिसाब से किया। अब हम मॉलिक्यूल के लिए एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, है ना। तो चलो सिस्टम कंसिडर करते हैं जो हमने पहले लिया था सिस्टम, कि सिस्टम है जिसमें n न्यूक्लियाई है एंड p इलेक्ट्रॉन्स। क्या सिस्टम लिया, सिस्टम हैज n न्यूक्लियाई एंड p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर कलेक्टिवली, जो न्यूक्लियाई के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ले लिया हमने कैपिटल R, और जो इलेक्ट्रॉन्स के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ले लिया स्मॉल r कलेक्टिवली। उस कोऑर्डिनेट्स आर कलेक्टिवली डिनोटेड एज कैपिटल R एंड स्मॉल r रिस्पेक्टिवली। तो मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन उसके लिए लिखते हैं हम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन लिखने शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि न्यूक्लियाई कितने n, तो माइनस सुमेशन I इज इक्वल टू 1 to n, टोटल n न्यूक्लियाई, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर mi। तो mi क्या है, मास ऑफ ith न्यूक्लियाई, है ना। वैसे ही फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, है ना, अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग मास आएगा, तो n टर्म्स आ जाएंगी ये। फिर वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए a इज इक्वल टू 1 to p, ठीक है, p इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो h स्क्वायर
अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम जे। पर देयर इज नो नीड टू राइट जे हेयर बिकॉज इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उनका मास तो सेम ही होगा, है ना। तो इसलिए मैं सीधा एम ही लिखता हूँ बिकॉज एम इज फिक्स्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन और डेल्टा जे स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन। ये जो मैं लिख रहा हूँ फॉर सिस्टम ऑफ एन न्यूक्लियाई एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, द मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन लिख दिया मैंने, ठीक है। मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो है ये क्या है, काइनेटिक टर्म है और न्यूक्लियाई, और ये वाली ये भी काइनेटिक टर्म है पर किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है उसकी अगर बात करोगे आप तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है यू नो पोटेंशियल एनर्जी टर्म, ये जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, बोलो इसके लिए क्या क्या आएगा। देखो पहले तो बात की इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, है ना। फिर मतलब प्लस साइन आएगा ना, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल, तो उसके भी जो कूलम टर्म आएगी पोटेंशियल एनर्जी टर्म वो भी पॉजिटिव आएगी। बट न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो उसके लिए टर्म क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म हम लिखते हैं पहले न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके लिए, तो कितने न्यूक्लियस हैं, एन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी, सबके लिए लेट अस टेक कि जेड आई जो है इट इज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जेड आई ई हो जाएगा टोटल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का ई माइनस ई, तो जेड आई ई स्क्वायर अपॉन आर आई जे, ठीक है ना। ये हो गया, कौन सी टर्म हुई है, कूलम टर्म हुई, इसके लिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, है ना। प्लस प्लस साइन लगा रहा हूँ, पहले माइनस लगाया था मैंने क्योंकि अट्रैक्शन था। अब मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं जे से किया था हमने, J1 to P, है ना। अब मैं ले लेता हूँ कि दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे हर एक बार, तो M और J, मैक्सिमम तो J है, P, तो M लेस देन J। ये लेस देन और ग्रेटर देन लिखने का सिर्फ इतना सा सेंस है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का सेकंड के साथ, है ना, फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का थर्ड के साथ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का फोर्थ, सो ऑन। वैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन का लास्ट में पीथ इलेक्ट्रॉन होगा तो पी का पी के साथ तो नहीं हो सकता ना, बट P-1 का पी के साथ कनेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और पी इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, तो ये M लेस देन J कोई इसका मतलब नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि M एक इलेक्ट्रॉन है और J दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा तो माइनस ई इंटू माइनस ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वेयर अपॉन आर एम जे। इट इज आर एम जे इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। इनकी टर्म्स का मैं नीचे लिख देता हूँ कि क्या मतलब है, ठीक है। प्लस, फिर प्लस लिख रहा हूँ। अब कौन सा है, कितने न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई टोटल हैं एन, है ना, और आई और दूसरा ले लेता हूँ एल, मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियाई ना, एक आई से ले लिया एक एल से, कुछ और टर्म लेनी है तो इट्स अप टू यू। तो जेड आई
इंटू जेड एल इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आई एल। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी टर्म, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इसमें पहले बात करते हैं कि एम आई, तो व्हाट इज एम आई? एम आई इज मास ऑफ द ith न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो देख लो एच पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई 22/7 है ना, बाकी तो टर्म्स कुछ है ही नहीं। एम आई मैंने लिख दिया मास ऑफ द ith न्यूक्लियस, और ये क्या है? ये वाला, ये क्या है? दिस इज लैप्लासियन ऑपरेटर फॉर ith न्यूक्लियस, ये लैप्लासियन ऑपरेटर फॉर kth इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कैपिटल एम आई जो है दैट इज मास ऑफ द ith न्यूक्लियस, और जो स्मॉल m है दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और यू नो मास जो इलेक्ट्रॉन का वो तो फिक्स ही रहेगा, इसलिए उसको मैंने m से डिनोट कर दिया। अगर आप चाहो तो mj भी लिख सकते हो, ठीक है, इट इज अप टू यू, बट m लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की, जेड आई। व्हाट इज जेड आई? इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ith न्यूक्लियस। ठीक है, और आर आई जे क्या है? आर आई जे क्या है? इट इज द डिस्टेंस इसमें बिटवीन, बोलो, ये आई 1 to n क्या है? आई इज न्यूक्लियस, so distance between ith nucleus and this between ith nucleus and jth इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और आर एम जे डिस्टेंस बिटवीन mth इलेक्ट्रॉन एंड jth इलेक्ट्रॉन, और आर आई एल क्या है? आर आई एल जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, ith न्यूक्लियस एंड lth न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन ith न्यूक्लियस एंड lth न्यूक्लियस। ओके, और जेड एल जो है दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ द lth न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इनके लिटरल मीनिंग्स हो गए, है ना। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि ये कूलम टर्म है, ये भी कूलम टर्म है, इसकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, ये भी कूलम टर्म है, इसकी न्यूक्लियस न्यूक्लियस की, है ना। ये कूलम टर्म किसकी है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की, ये कूलम टर्म है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, ये कूलम टर्म है न्यूक्लियस न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये फर्स्ट कितने 2 इक्वेशंस हो गई। अब
टोटल हैमिल्टोनियन अगर मुझे लिखना हो, टोटल मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन, गिवन एज, बोलो, टोटल हैमिल्टोनियन लिखना है मुझे, तो दैट इज इक्वल टू क्या था, माइनस सुमेशन आई इक्वल टू 1 टू n h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम आई टेल आई स्क्वेयर माइनस सुमेशन j इक्वल टू 1 टू p। अब आपको साथ साथ याद ही हो जाना चाहिए कि बार बार लिखने का मतलब यही है कि आपको याद ही हो जाए, टेल j स्क्वेयर माइनस summation I equal to 1 to n summation j equal to 1 to p z I e square अपॉन r I j, ठीक है, प्लस summation m लेस देन j e स्क्वेयर अपॉन r m j प्लस summation I लेस देन l z I z l इंटू ई स्क्वेयर अपॉन आर आई एल, ठीक है। तो ये होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी इक्वेशन है, देयर इज नो होप दैट वी कैन सॉल्व दिस श्रोडिंगर इक्वेशन विद दिस हैमिल्टोनियन एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन अब आता है कि अगर हम एग्जैक्ट मतलब सॉल्व नहीं कर सकते तो कैन बी सेपरेट वेरिएबल्स अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो अब वो टर्म आता है कि हम सेपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो यस वी कैन, है ना। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये जो टर्म है सेकेंड टर्म, इट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन ओनली, है ना। फिर हम इसकी बात करें, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन ओनली। इसकी बात करें, इट बिलोंग्स टू न्यूक्लियस, दिस टर्म बिलोंग्स टू न्यूक्लियस। और ये जो टर्म है बीच वाली, ये जो है इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है न्यूक्लियस भी है, इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट। बट क्योंकि मैंने क्या आपको बता था कि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियस उसको क्या मान रहे हैं हम, ऑलमोस्ट स्टेशनरी, इसलिए इस टर्म को हम किसके साथ रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक के साथ। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन लिखूं तो मैं किस किस टर्म को लिख सकता हूं, समेशन j इक्वल टू 1 टू p h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर m डेल j स्क्वेयर, ठीक है, माइनस समेशन I इक्वल टू 1 टू n समेशन j इक्वल टू 1 टू p z I स्क्वेयर, z I इंटू e स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r I j प्लस समेशन m लेस देन j e स्क्वेयर अपॉन r m j, ठीक है। और न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन लिखूं, अब देखो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल आर एज वेल एज कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स पे तो डिपेंड करता ही है, बट न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स पे भी डिपेंड करता है। इस टर्म को देख लो, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब मैं लिखता हूं न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन that depends upon nuclear coordinates only, and that is equal to minus summation I equal to 1 to n
एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम आई एल आई स्क्वेयर प्लस summation I less than L ZI ZL E square upon RIL। ठीक है, तो इसका मतलब इससे हमें ये क्लियर होगा कि मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन जो है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन प्लस न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन। देखो यहाँ से शुरू हुए थे हम कि मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन इनटू न्यूक्लियर वेव फंक्शन जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। तो हैमिल्टोनियन हमने उसके हिसाब से कर दिया सम ऑफ दिस टू। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फिक्स्ड पोजीशंस ऑफ द न्यूक्लियाई। क्या बोल रहा हूं कि द इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ना, the motion of the electrons for fixed positions of the nuclei, that is it depends on the position of the nuclei। याद रखना, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई एंड नॉट ऑन द मोमेंट। क्यों? क्योंकि दे मूव सो स्लो दैट दे आर टेकन ऑलमोस्ट एज स्टेशनरी, इसलिए उसके वेलोसिटी पे या मोमेंटम पे डिपेंड नहीं करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड करता है न्यूक्लियाई की पोजीशन पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मॉलिक्यूल के लिए लिखनी हो हमने तो ऐसे लिखोगे, दैट इज इक्वल टू ई टोटल इनटू साई, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज फॉर द टोटल एनर्जी, है ना। तो मॉलिक्यूलर एच कैप क्या है? मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन इनटू साई इक्वल टू ई टोटल इनटू साई। अब मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ कि कैसे सेपरेट करते हैं हम। तो टू सेपरेट द पार्ट ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन, जो ये मैक्स बॉर्न और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, उन्होंने क्या अज्यूम किया कि न्यूक्लियाई जो है दे आर, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या क्या बोला था उन्होंने? दे अज्यूम कि सिंस न्यूक्लियाई आर सेवरल थाउजेंड टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो जो न्यूक्लियाई है दे बी अज्यूम टू बी स्टेशनरी। कब? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन फॉर सम फिक्स्ड पोजीशंस ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, और हर चॉइस जो है ऑफ द न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स दैट लीड टू द डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी एंड हेंस अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन। हर पोजीशन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन होगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आएगी, और उसको जैसे हमने प्लॉट किया था, है ना। तो अब हम इसको डिराइव करते हैं अलग अलग उसमें। इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन को ले लिया हमने साई ई, और किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल आर पे भी और कैपिटल आर पे भी। इसको मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, और इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन जो है
will depend upon small r as well as capital R. और दूसरा ले लिया मैंने न्यूक्लियर वेव फंक्शन, and it depends upon capital R only. तो अब मैं टोटल वेव फंक्शन जो है, it also depends upon small r and capital R. ऑब्वियसली टोटल मॉलिकुलर वेव फंक्शन है तो इलेक्ट्रॉन की पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियाई की पोजीशंस को भी मीन्स कंसिडर करेगा. तो दैट इज इक्वल टू साई ई स्मॉल r कैपिटल R इंटू साई n कैपिटल R. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेरिवेशन. फर्स्ट स्टेप, इसमें हमने क्या किया कि टोटल वेव फंक्शन को इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिए. दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन. पहले फोर्थ इक्वेशन लिखी थी ना हमने लास्ट. कौन सी इक्वेशन थी? फोर्थ. थर्ड इक्वेशन लिखी थी और ये वाली this one was the fourth equation. So this was the fourth equation. We have molecular Hamiltonian when applied on the molecular wave function. Okay, we get total energy of the molecule into psi. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, जो मॉलिकुलर वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन है, उसको हमने इसकी टर्म में लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन इनटू न्यूक्लियर वेव फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन. अब हम क्या करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में किया था ना हैमिल्टोनियन. सबसे इक्वेशन 1 फॉर H कैप एंड 5 फॉर साई इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 में हमने पुट कर दिया. देखो साई, ये फिफ्थ इक्वेशन में साई आ गया, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन वाज, यस दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन. तो हैमिल्टोनियन हमने इस इक्वेशन को ले लिया. इस मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन में एच कैप की जगह ये रख दिया पूरा, और साई की जगह साई ई इंटू साई एन. ओके, तो सॉरी, ओके, तो पुट करते हैं वैल्यूज. तो देखो दिस इज द सेकंड स्टेप है ना. सब्स्टिट्यूट करो. देखो माइनस सुमेशन आई इक्वल टू 1 to n h square upon 8 pi square mi del I square minus summation j equal to 1 to p h square upon 8 pi square m del j square plus p r r. ये हो गया हैमिल्टोनियन पूरा, मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन. और साई जो था की जगह हमने लिख दिया साई ई आर आर साई एन कैपिटल आर इक्वल टू ई टोटल इंटू साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू साई एन कैपिटल आर. ठीक है,
तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन में पुट किया हमने मॉलिक्यूलर हैमिल्टोनियन साई इक्वल टू ई टोटल इनटू साई। ठीक है, ये आ गया। अब पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं हम इसका, क्योंकि ये वाला टर्म पूरा इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। बाकी टर्म तो ऐसी रहेंगी। तो डेल आई स्क्वायर ऑफ साई ई आर आर इंटू साई एन दैट इज इक्वल टू डेल आई इंटू डेल आई ऑफ साई ई आर आर इंटू साई एन आर। ठीक है, अब देखो डेल आई जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल आर पे। तो कैपिटल आर तो इन दोनों में ही है, तो इसका मतलब ये दोनों ही फंक्शंस है। तो उसके बेस पे क्या आएगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये एक को तो ऐसे रखो, अब इसकी करो, क्या आएगा? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया सिंपल हमने। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर दिस इसके ऊपर अब ये ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए ये ले लेते हैं, देखो ये दोनों का प्रोडक्ट, तो एक इसके लिए ये दो वेरिएबल हुए, इसके लिए भी ये दो हुए। ठीक है, स्टार्ट करो वापस डिफरेंशिएशन अगेन, अगेन प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो देखो क्या आएगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फिर प्लस, अब अगले का करो, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, ये आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लो। देखो ये आ गया साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर डेल आई स्क्वायर साई एन आर प्लस साई एन आर डेल आई स्क्वायर साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, प्लस अब देखो ये दोनों टर्म देखो 1 2 1 2 एक ही हुआ, ये बोथ आर इक्वल, 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। तो इट इज डेल आई साई ई आर इंटू डेल आई साई एन आर, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप। अब आफ्टर गेटिंग दिस, अब इसमें देखो हमने रिलेशन कौन सा यूज किया? हमने रिलेशन ये यूज किया कि डेल आई का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू
डेल आई वेक्टर इंटू डेल आई वेक्टर, और जो वेक्टर ऑपरेटर है डेल आई वो क्या है, यूनिट वेक्टर आई पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यूनिट वेक्टर जे पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस यूनिट वेक्टर के पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये आई जे के जो हैं, ये जो हैं दे आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और जो ऑपरेटर्स हैं डेल आई और डेल, ये क्या रेफर करते हैं, रेफर टू डिफरेंशिएशन with respect to capital R only, differentiation with respect to capital R only, है ना। अब आपको पता है कि जो डेल जे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ना ये डेल जे स्क्वायर जो है इट डज नॉट ऑपरेट ऑन साई एन आर। जो न्यूक्लियर वेव फंक्शन है के लिए डेल जे स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं उसके लिए लिखता हूँ डेल जे स्क्वायर साई ई कैपिटल आर, तो साई एन आर तो बाहर आ जाएगा सीधे, डेल जे स्क्वायर। कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। नाउ जो ये इक्वेशंस आई, ठीक है, तो इसके बेस पे अगर मैं पुट कर दूं वैल्यूज, ये देखो, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 6, इसमें मैंने इस जगह पे डेल आई स्क्वेयर साई ई आर आर साई एन आर और डेल जे स्क्वेयर साई ई आर आर साई एन आर, इस इक्वेशन 6 में ये वैल्यू पुट कर दी हमने। ये देखो ये डेल आई स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू आ गई पूरी, ये वैल्यू आई दिस वन, ठीक है, और डेल जे स्क्वेयर इंटू दिस होल थिंग, वो भी वैल्यू आ गई अपने पास, ये वाली हमने इक्वेशन 6 तो में पुट कर दी। तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 6 बिकम्स ये जगह पुट कर देते हैं, तो माइनस सुमेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम आई, ठीक है, और ये पूरी वैल्यूज साई एन आर इंटू डेल आई स्क्वेयर साई ई आर आर प्लस साई ई था ना, हाँ एक ही बात है, कोई भी लिख सकते हो आप पहले बाद में, साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू एल आई साई एन प्लस साई एन आर डेल आई स्क्वेयर साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस 2 टाइम्स डेल आई साई ई आर कैपिटल आर इंटू इन डेल आई ऑफ साई एन, ये इसके लिए हो गया, और माइनस समेशन k इक्वल टू 1 टू p एच स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर m, ठीक है, साई एन आर
इसी के साथ इनटू क्या हो जाएगा, डेल जे स्क्वायर साई ई आर आर। इसको मैं पूरे को इधर ले लेता हूँ, बता देता हूँ यहाँ से। ये टर्म आई माइनस summation equal to 1 to p square on 8 pi square m psi del j square psi e plus p r into psi e r r psi n r, okay, that is equal to e total into psi small r capital R into psi n capital R. Okay, now the approximation is made that these nuclear motions are very slow. तो changes in electronic wave function, मतलब ये जो electronic wave function है is in R are negligible. Psi e r with respect to R capital R they are negligible. तो इसका मतलब अगर उसको मैं negligible ले लूँ तो इसका मतलब जो ये वाली टर्म है this term as well as this term, तो ये तो क्या हो जाएगी, पूरी निगलेक्ट हो जाएंगी। ये दोनों टर्म्स क्या कर देंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर मोशंस आर वेरी स्लो। तो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन में जो चेंज आएगा, ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन कैपिटल आर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसलिए हमने ये दोनों टर्म्स क्या कर दी, नेग्लेक्ट। तो अगर ये मैं दोनों टर्म्स नेग्लेक्ट करता हूँ तो अपने पास जो इक्वेशन है वो अब कैसे रिड्यूस हो जाएगी, माइनस सुमेशन, समझिए क्या लिया मैंने कि न्यूक्लियर मोशन को मैंने माना क्या होता ही है, दे आर वेरी स्लो। तो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर is negligible or negligible, इसलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो सिंपल सी टर्म ये आ गई, अब साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू डेल आई स्क्वायर साई एन आर माइनस समेशन ए इक्वल टू 1 to p h square upon 8 pi square m psi n r del j square of psi e r r plus p r r psi e small r capital R psi n r equal to I n capital R, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 7, सॉरी इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस वन वाज द इक्वेशन नंबर 7, ठीक है ना। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया बाई dividing both sides of equation 8 by total wave function psi e small r capital R into psi n capital R, ठीक है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखो देखो ये वाली इक्वेशन जो है इसमें
ये टर्म ये बाहर की टर्म है, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट जो है उसमें क्या आएगा, -1 साई एन आर, कि साई ई आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना बचेगा ना, सुमेशन आई इक्वल टू 1 to n और h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम आई डेल आई स्क्वेयर साई एन आर -1 अपॉन साई ई, क्या आ जाएगा, समेशन j इक्वल टू 1 to p h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर m डेल j स्क्वेयर साई ई आर प्लस p स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल टू, बोलो, इक्वल टू E टोटल। क्या है इक्वेशन, है ना, समझ गए बेटा। ये आने के बाद अब आप V R और R की वैल्यू पुट कर सकते हो, की वैल्यू पुट कर दो, इसमें लंबा हो जाएगा पर एनी हाउ वी विल मैनेज टू राइट। सी -1 अपॉन साई एन आर, ठीक है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर एम आई डेल आई स्क्वेयर साई एन आर, ठीक है, -1 अपॉन साई ई स्मॉल r कैपिटल R इंटू समेशन a इक्वल टू 1 to p h स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर m डेल j स्क्वेयर साई ई स्मॉल r कैपिटल R। नाउ जो टर्म्स थी वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, वो सारी टर्म्स लिख रहे हैं हम, प्लस समेशन क्या था, आई एम लेस देन जे, ई स्क्वेयर आगे पीछे हो गए होंगे टर्म तो देख लेना, उससे ऑर्डर तो मैटर करता नहीं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पहला, फिर आई इक्वल टू 1 to n, जे इक्वल टू 1 to p, क्या था, जेड आई ई स्क्वेयर, है ना, अपॉन आर आई जे, माइनस के बाद फिर प्लस, हम आई लेस देन एल, जेड आई टू जेड एल ई स्क्वेयर अपॉन आर आई जे इक्वल टू ई टोटल, ठीक है। अब जो है ना, हम क्या करेंगे, अब अगला अप्रोक्सीमेशन करेंगे, कौन सा, कि ये जो इसमें न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स, तो अब अप्रोक्सीमेशन क्या है कि न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स जो हैं आर कंसिडर्ड पैरामीटर्स। अब देखो पैरामीटर्स और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, देखो पैरामीटर जो हैं वो कौन से हैं, दे आर आर्गुमेंट्स ऑफ अ फंक्शन विद विच नो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड। पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ना तो डिफरेंशिएशन होती है ना ही इंटीग्रेशन होती है ना, मतलब पैरामीटर मतलब दे आर हेल्ड फिक्स्ड, तो इसका मतलब इसमें जो है न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स आर हेल्ड
फिक्स्ड, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन मास इज अ पैरामीटर, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि इलेक्ट्रॉन का मास वो तो फिक्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ, एक पैरामीटर है ये, बिकॉज इट इज फिक्स्ड। दूसरे होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो हैं दे आर आर्गुमेंट्स ऑफ अ फंक्शन विद विच डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड। जैसे इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स डू वेरी, वेरिएबल्स तो वेरी करते रहेंगे ना, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट्स हैं और न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट, न्यूक्लियर मतलब फंक्शंस हैं, उनको अलग अलग लिख लेते हैं। देखो पहली बात कि इसमें अगर हम बात करें तो ये वाली टर्म्स किसकी है, न्यूक्लियर की, ये वाली टर्म भी किसकी है, न्यूक्लियर की। इसको एक जगह लिख लेते हैं, है ना। 1/psi n कॉमन ले लेते हैं, 1/psi n मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा, माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n h square upon 8 pi square mi del I square psi n r, ठीक है। और क्या ले लिया मैंने, प्लस समेशन i लेस देन l z i z l e स्क्वेयर डिवाइडेड बाई r i l, आर आई जे लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, इसको ठीक कर देना बेटा, दिस इज आर आई एल, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द ith न्यूक्लियस एंड lth न्यूक्लियस, आर आई एल, ठीक है। तो इसके 1/psi n कॉमन ले लिया मैंने, है ना, तो इंटू psi n हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1/psi e स्मॉल आर कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा, माइनस सुमेशन j इज इक्वल टू 1 to p, j इज इक्वल टू 1 to p h स्क्वेयर अपॉन 8 pi स्क्वेयर m del j स्क्वेयर psi e स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, और साथ में ये टर्म्स बाकी, प्लस समेशन m लेस देन j e स्क्वेयर अपॉन आर एम जे, ठीक है, और माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 टू n समेशन j 1 टू p z i e स्क्वेयर अपॉन आर आई जे, और इसके साथ भी साई ई आर आएगा, इनटू इसके साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर, और इसके साथ भी साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू ई टोटल, ठीक है। तो ये अपने पास टर्म्स आ गई, है ना। अब ये टर्म्स आने के बाद यहाँ देखो, इसमें भी ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, इसमें भी ये ये कॉमन है, इनको भी अलग कर दो, बाहर रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1/psi n r माइनस सुमेशन i इक्वल टू 1 to n h स्क्वेयर अपॉन 8 pi स्क्वेयर mi del I स्क्वेयर प्लस सुमेशन i लेस देन l
जेड आई जेड एल इंटू ई स्क्वेयर अपॉन आर आई एल, ठीक है, और साई एन आर, ठीक है, प्लस 1 साई ई स्मॉल आर कैपिटल आर, और ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस समेशन जे 1 टू पी एच स्क्वेयर अपॉन 8 आई स्क्वेयर एम एल जे स्क्वेयर प्लस समेशन एम लेस देन जे ई स्क्वेयर अपॉन आर एम जे माइनस summation I equal to 1 to n summation equal to p z I e square upon r I j psi e I small r capital R to e. तो अब 1 psi n r, ये पूरा जो है, ये जो कंप्लीट है, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन, दिस इज न्यूक्लियर हैमिल्टोनियन। ये पूरा क्या हुआ, है ना, प्लस 1 साई स्मॉल आर कैपिटल, और फिर आया इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन 9, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम या इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैन से फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन, ठीक है, when applied on electronic wave function, so we get electronic energy in terms of position of the nuclear coordinates, in terms of nuclear coordinates, क्योंकि पता है ना different position of nuclear coordinates give different value of energies। तो ये इक्वेशन आई अपनी इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन, और solution of this equation, take it as equation number 10, the solution of this equation 10 gives electronic energy, and this is the electronic energy, ठीक है, and wave function psi e r for a particular value of capital R, ठीक है ना। तो और जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ बिटवीन ई ई आर फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर, दैट यील्ड्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व। देखो ई ई आर जो है कैन बी प्लॉट इट, ठीक है, फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ आर, दैट यील्ड्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। वो स्टार्टिंग में बनाया था मैंने, ये वाला कर्व ऐसा बनाया था ना, देखो तरह से कर्व बनाया था क्या, ये टोटल एनर्जी आया था ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व आ जाता है पूरा। अब न्यूक्लियर डायनामिक्स की बात करोगे तो यहां से अगर मैं ये 1/psi e r लिखूं,
ओके 1/psi e r है ना, ये पूरा, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा है ना। तो न्यूक्लियर डायनामिक्स जो है, तो न्यूक्लियर डायनामिक्स जो है 1/psi n r ये टोटल हो जाएगा है ना, क्योंकि ये जो है वैल्यूज, देखो ये 1/, ये वाला टर्म्स तो ऐसे रहेगा, और इस टर्म में क्या हो गया कि तो ये अपने पास आ गया वैल्यू है ना 1/psi n, ये पूरा EER हो जाएगा इक्वल टू ई टोटल है ना। तो उस हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, HNR इंटू psi-n-r इक्वल टू ई टोटल माइनस EER और ये psi-n-r, ठीक है ना। तो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। तो जो आइगन वैल्यू है EER जो थी ये वाली है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी है ना फॉर द न्यूक्लियर मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द न्यूक्लियर मोशन, क्योंकि ये है ना न्यूक्लियर मोशन, कैपिटल R मीन्स न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो E टोटल बीइंग द टोटल एनर्जी, तो अगर हमें इससे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है ना, और वेव फंक्शन, तो दैट कैन डिस्क्राइब अ, और इससे बताया ना पोटेंशियल एनर्जी, जब कर्व बनाते हैं हम है ना, तो इस कर्व से वी कैन कैलकुलेट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि ये होता है DE है ना, और जो D0 है इस पूरे डेप्थ से थोड़ा ऊपर होता है ना, ये 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी, तो ये दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पहले भी बता चुका हूं मैं, दैट इज DE माइनस 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये इक्वेशन भी आ गई है ना। इसका मतलब नाउ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो है, इट ब्रेक्स द ओरिजिनल प्रॉब्लम इनटू टू सिमिलर प्रॉब्लम्स, दो अलग अलग प्रॉब्लम होगी ना, 10th और 11th दोनों लिखी हमने, समझे। जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है, उसने क्या किया, जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी दैट इज ब्रेक इनटू टू सिमिलर प्रॉब्लम्स दैट मस्ट बी सॉल्व्ड इन सीक्वेंस। पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जब न्यूक्लियाई को कांस्टेंट रख देंगे हम, और फिर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और फिर न्यूक्लियर डायनामिक्स। देख लो ये वाली टर्म एक माइनस सुमेशन J इक्वल टू 1 टू P H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर M डेल J स्क्वायर माइनस सुमेशन I इक्वल टू 1 टू N J 1 टू P, टर्म्स आगे पीछे हो गई होंगी तो देख लेना, क्योंकि इसके सीक्वेंस मतलब जो आगे पीछे होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैथमेटिक्स तो वही रहेगा ना, साइन चेंज नहीं होने चाहिए और इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये पूरा इंटू साई ई स्मॉल r कैपिटल R इक्वल टू ई आर इंटू ई स्मॉल r
ठीक है। इसमें अगर हम देखोगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और अगर न्यूक्लियर डायनामिक्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सुमेशन आई 1 टू n h स्क्वेयर अपॉन 8 y स्क्वेयर m i एल आई स्क्वेयर, है ना, प्लस सुमेशन आई लेस देन एल जेड आई जेड एल टी स्क्वेयर अपॉन आर आई एल। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ई ई ये कैपिटल आर, है ना, और ये पूरा जो है ये इसको साई एन आर, तो उससे आ जाएगी टोटल एनर्जी। डन। ये जो है देखो, ये वाला जो पार्ट है, दिस होल पार्ट इट टच अबाउट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस रेदर देन पोटेंशियल एनर्जी कर्व, क्योंकि वेरिएबल बढ़ जाएंगे ना। देखो अगर एक ही वेरिएबल होगा तो कर्व आएगा, अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी सरफेस आता है। ठीक है, गॉट इट। तो ये दो, एक को मतलब टोटल हैमिल्टोनियन को हमने दो अलग अलग हैमिल्टोनियन बना के लिख दिया। दिस इज द मेन सेंस ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो अर्लियर क्या होता था, जस्ट यूज होती थी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन और उसकी एनर्जीज, है ना। तो सिस्टम आर कन्फाइंड टू सिंपल सिस्टम ओनली, जैसे H2 प्लस है या H2 है ना। बट क्योंकि अच्छे रिजल्ट आने लगे तो इट इज एक्सटेंडेड टू अदर अप्रोचेस फॉर द बिगर मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे हम MOT में यूज कर देते हैं, PBT इनमें भी यूज कर देते हैं इसको, है ना। इट्स लेड टू इमर्जेंस ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थियरीज, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, फिर वैलेंस बाउंड थियरी। ठीक है बेटा। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं पैरामीटर्स, मतलब कि न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स को फिक्स कर देते हैं हम, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है दैट डज नॉट एक्ट ऑन देम। इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स को पैरामीटर ले लेते हैं, और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है ना, दैट डज नॉट एक्ट ऑन देम बिकॉज न्यूक्लियर आर हेल्ड फिक्स्ड। और क्यों लेते हैं हम न्यूक्लियाई को फिक्स क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है दैट इज ऑलमोस्ट 1800 प्लस टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस जो है दैट मूव स्लोली, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन जो है दैट मस्ट बी सॉल्व्ड फॉर वेरियस न्यूक्लियर पोजीशंस, ठीक है ना, दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। और क्या था, जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस होता क्या है एक्चुअली, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस जो होता है इट इज द, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल दैट द न्यूक्लियाई फील, न्यूक्लियाई फील करता है, और किसका पार्ट है, एंड इज अ पार्ट ऑफ द हैमिल्टोनियन। ठीक है, इसके लिए फॉर द न्यूक्लियर
Schrödinger इक्वेशन। और क्या होता है वो? पोटेंशियल एनर्जी सरफेस फॉर ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी सरफेस फॉर ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर डायनामिक्स है, न्यूक्लियर डायनामिक्स मींस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हैं, रोटेशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है, दे आर सेपरेबल एग्जैक्टली। ठीक है। तो मैं डायनामिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, बहुत ही डिटेल में चले गए हम। एनी हाउ, आपको बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने इस वीडियो में रख दी है, इससे ज़्यादा आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। ठीक है। तो चलो, ये छोटा सा पार्ट है, इसको भी कर ही लेते हैं, देन वी विल स्टॉप। डायनामिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब देखो, अपने पास जो हमने मॉलिक्यूल लिया था, जो मॉलिक्यूल था उसमें कितने थे? n न्यूक्लियाई थे और p इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल की जो डायनामिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, ऐसे लिखता हूं DOF। ठीक है ना, डायनामिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मॉलिक्यूल। तो कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स n। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ना, 3n नंबर ऑफ एटम्स और इलेक्ट्रॉन, तीन दोनों का इकट्ठा करके 3n + 3p। ये मतलब 3 × n + p, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। ठीक है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, मैंने अभी बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर को हम सेपरेट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हैज PP डायनामिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही है। और जो न्यूक्लियर डायनामिक्स है, दैट हैज PN डायनामिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है। उसमें से अगर ये जो न्यूक्लियर डायनामिक्स आया ना 3n, ठीक है, इसमें से जो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं? ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन 3D मोशन से डील करते हैं, इज ऑलवेज 3। और जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज 2 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। फिर हम बात करते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दैट इज इक्वल टू 3n - 5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल और इक्वल टू 3n - 6 फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो मैं इसको अभी ऐसे फ्लो चार्ट के टाइप में बना के दिखाता हूं आपको कि कैसे डिफरेंस आते हैं, कौन कौन से अप्रोक्सीमेशन काम करते हैं। ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि ऑल, है ना। तो ऑल कितने हैं? TN + 3p। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? ठीक है। अगर मैं PO अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं, मतलब बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं, अगर मैं इस अप्रोक्सीमेशन लगाने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अलग हो जाता है, PP, और न्यूक्लियर अलग हो जाता है। ये काम है, उससे कैलकुलेशन के नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं।
ठीक है ना। ये काम है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का, अगर कायदे से बोला जाए तो। और अगर एग्जैक्ट सेपरेशन करते हैं हम तो ट्रांसलेशन अलग हो जाता है। ट्रांसलेशन कितने होते हैं? 3। और रिलेटिव एग्जैक्ट सेपरेशन से वाइब्रेशन रोटेशन इकट्ठे रहते हैं, कितने हो जाते हैं? 3n-3। और अगर मैं इसके आगे भी इसको अप्रोक्सीमेट करता हूं, दैट इज रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन, तो ये क्या हो जाता है? फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, 2 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। और वाइब्रेशनल 3n-6 for non-linear molecule or linear molecules. So that's all about Born-Oppenheimer approximation. Okay, thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.